माइटी पास्टल कम्युनिटी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप भारतीय गडरिया समुदाय के अंतिम शक्तिशाली राजवंश और उसके अंतिम शक्तिशाली योद्धा के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे यशवंतराव होलकर के बारे में। दोस्तों, यशवंतराव होलकर एक ऐसा नाम है भारतीय इतिहास में जिसने अकेले अपने दम पर अंग्रेज़ों को नाको चने चबा दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसका खौफ अंग्रेज़ों में साफ साफ दिखाई देता था और ये एकमात्र ऐसा शासक था जिससे अंग्रेज हर हालत में शर्त या समझौता करना चाहते थे। दोस्तों, इस योद्धा को इसके अपनों ने ही कई बार धोखा दिया। ऐसे कई भारतीय राजाओं के नाम आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे जिन्होंने इसे युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इसने कभी भी हार नहीं मानी और देश के लिए अंतिम समय तक लड़ता रहा। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इस योद्धा का योगदान महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई से भी कहीं अधिक ऊपर है। साथ ही इसने एक बार तो 300 अंग्रेज़ों की नाक भी कटवा दी थी। यशवंतराव होलकर का जन्म 3 दिसंबर 1776 को पुणे, महाराष्ट्र के एक धनगर गडरिया राज परिवार में हुआ जिसका नाम है होलकर राजवंश। इनके पिता का नाम तुकोजीराव होलकर था और साथ ही साथ अगर होलकर साम्राज्य के राजाओं की बात करें तो मल्हार राव होलकर और देवी अहिल्या बाई होलकर के बाद ये एकमात्र सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुए, जो कि स्वभाव से शुरू से ही उद्दंड थे, लेकिन साहसी और दक्ष सेनानायक थे, अर्थात अपने कार्यों में निपुण थे। दोस्तों, शासक बनते ही इनकी जो सबसे पहली लड़ाई हुई वो मराठा साम्राज्य के अंदर ही हुई और यशवंतराव ने शिंदे से ये लड़ाई लड़ी, दौलतराव शिंदे, जो कि इनके बड़े भाई का हत्यारा था। और साथ ही जब ये राजा बना तो इन्होंने इनके राजा बनने में भी काफ़ी अड़चनें पैदा की थी, जिसके कारण इनका युद्ध तय हो चुका था। दौलतराव शिंदे से युद्ध करने की ठानी। इसके चलते शिंदे ने पेशवा के साथ हाथ मिलाया, लेकिन फिर भी इसने दोनों की अर्थात पेशवा और शिंदे दोनों की सेनाओं को पराजित किया। इस डर से पेशवा ने भागकर अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। ये संधि भारतीय इतिहास में बासिन की संधि या बसई के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, कई इतिहासकारों का मानना है कि इसी घटना के कारण यशवंतराव ने मराठा संघ छोड़ दिया था, ठीक है, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों से अकेला लड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी इन्होंने अकेले लड़ते हुए यशवंतराव ने मानसन पर विजय पाई, फर्रुखाबाद पर विजय पाई और उसके बाद दीग में उसकी पराजय हुई, ठीक है। इसके बाद इसी मजबूरी में उसे अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और मात्र 30 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए इनके बारे में और अधिक जानते हैं। दोस्तों, इनके भाई की मृत्यु करने वाला दौलतराव शिंदे भी कोई गैर नहीं था, वो भी मराठा साम्राज्य का ही एक कमांडर था जिसने मौका पाकर इसके बड़े भाई की मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी। जिसके कारण क्या हुआ कि यशवंतराव होलकर शुरुआत में तो पूरी तरह टूट जाते हैं और अपनों से ही विश्वास छूट जाता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, काफ़ी होशियार थे, बहादुर थे और इनकी योग्यता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जाता है क्योंकि राजा बनते ही इन्होंने बाजीराव द्वितीय और सिंधिया इन दोनों की मिलीजुली सेना को भी मात दी और अपने वापस इंदौर आ गए। भारतीय इतिहासकार NS ईमानदार ने इनकी तुलना नेपोलियन से की है क्योंकि इन्होंने भी अपने प्रतिद्वंदियों को बुरी तरह से हराया था। दूसरा दोस्तों, इनके हराने की एक टेक्निक ये भी थी क्योंकि ये अब भी अपने युद्ध में वही प्राचीन मराठा पत्ती का प्रयोग करते थे जिसे गोरिल्ला वार कहा जाता है, जबकि बाकी सभी मराठा कमांडर जो थे वो अंग्रेज़ों की पत्ती का प्रयोग करते थे, ठीक है। अर्थात जो युद्ध लड़ने की कला होती है वो यशवंतराव ने वही प्राचीन कला रखी थी जो मराठा सैनिक शुरुआत से ही प्रयोग करते थे, ठीक है। यही कारण था क्योंकि इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों, चाहे वो मराठा सैनिक हो या फिर कोई अंग्रेज, सबको हराया था। दोस्तों, जब ये भारत के या मालवा के या मराठा संघ के सरदार या राजा बने, उस समय भारत में एक सबसे बड़ी चुनौती उभर रही थी अंग्रेज।
ये भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन ये काम अकेले नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके लिए भारत के बाकी राजाओं की भी मदद चाहिए थी। इसके लिए इन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी सब चीज़ें भूलते हुए एक बार फिर से मराठा सरदार नागपुर के भोंसले और ग्वालियर के सिंधिया परिवार से हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया और अकेले युद्ध में छोड़ दिया। यशवंतराव होलकर इस बार भी बिल्कुल नहीं घबराए और उन्होंने युद्ध में अंग्रेज़ों का साहसपूर्ण मुकाबला किया। इसके बाद पुनः एक बार इन्होंने भारत के राजाओं को एकजुट करने की ठानी। इसके बावजूद एक बार फिर से ये विफल साबित हुए और भारत के राजाओं ने इन्हें धोखा दे दिया। इसके चलते 8 जुलाई 1804 में कोटा से इन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। ये देखते हुए और उस समय के हालात को जानते हुए एक अंग्रेज़ जनरल वेलेस्ले ने लॉर्ड ड्यूक को लिखा था कि अगर यशवंतराव होलकर पर जल्दी ही काबू नहीं पाया गया तो वो अन्य शासकों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ देंगे। इसी को देखते हुए 1804 में अंग्रेज़ों ने दीग पर हमला किया। इस युद्ध में उत्तर भारत के एक राजा भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने उनका साथ दिया और दोनों ने अंग्रेज़ों को मिलकर उनकी नानी याद दिलाई, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि उसी दौरान इन्होंने 300 अंग्रेज सैनिकों की नाक काट दी थी। यहाँ भी उन्हें धोखा ही मिला। रणजीत सिंह तुरंत पासा पलट गए और वो अंग्रेज़ों के समर्थन में चले गए और यशवंतराव होलकर को अकेला छोड़ दिया। लेकिन उनकी बहादुरी को देखते हुए सिंधिया, जो कि उस समय के एक अच्छे ताकतवर लोग थे, उन्होंने यशवंतराव के साथ हाथ मिलाया और इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात की। इसी दौरान लॉर्ड ल्यूक एक बार फिर से लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि यशवंतराव की जो सेना है वो अंग्रेज़ों को मारने में बहुत ज़्यादा आनंद लेती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने यह फैसला लिया कि वो तय करें कि यशवंतराव के साथ उन्हें युद्ध नहीं करना है, अर्थात कैसे भी करें संधि से बात संभालनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये वही दौर था जब वेलेस्ले की सहायक संधि के द्वारा भारतीय राजाओं को गुलाम बनाया जा रहा था। लेकिन यशवंतराव होलकर उस समय के सभी भारतीय रियासतों, सभी भारतीय राजाओं में से एकमात्र ऐसे थे जिनके लिए ये संधि बिना शर्तों के आई थी, अर्थात एक कोरे कागज़ के तहत कि कैसे भी करके आप संधि कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इनकी ताकत, अर्थात उस समय सभी भारतीय जितने भी राजा थे सर्वाधिक शक्तिशाली थी। अंग्रेज भी इनके साथ लड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने निश्चय किया था कि ये संधि बिना शर्तों के की जाए। इस ताकत का अंदाज़ा दोस्तों आप इस बात से भी लगा सकते हैं, कभी भी ब्रिटिश डेक्कन, जो कि एक नियुक्त अधिकारी होता था, वो कभी भी होलकर दरबार में जूते पहनकर और ऊंचे नहीं बैठा, उसे नीचे ही बैठना पड़ता था। अब देखिए, यशवंतराव ने इस संधि से भी इनकार कर दिया क्योंकि वो ऐसी कोई संधि नहीं करना चाहते थे जिससे देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाए। वो एक बार फिर से अपनी सेना को एकजुट करने में लगे। उन्हें हालांकि बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों को मात देने की सोची। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 1805 में अंग्रेज़ों के साथ एक संधि कर ली। ठीक है, इस संधि में उन्हें स्वतंत्र शासक माना गया और उनके सारे क्षेत्र लौटा दिए गए। लेकिन दोस्तों, ये कोई संधि या कोई इनका अपमान नहीं था क्योंकि ये एक रणनीति, दूसरी तरफ रणनीति बना रहे थे कि कैसे अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ा जाए। इन्होंने चुपचाप सिंधिया के साथ हाथ मिलाया और उनके साथ काम करने की ठानी, लेकिन सिंधियाओं ने यहाँ पर इन्हें धोखा दे दिया और जो खत थे इनके वो अंग्रेज़ों को सौंप दिए। ठीक है, इस प्रकार सिंधियाओं ने यहाँ पर इन्हें धोखा दे दिया और हालात एक बार फिर से बिगड़ गए। लेकिन दोस्तों, यशवंतराव होलकर ने यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी और अकेले अपने दम पर अंग्रेज़ों को हराने का प्लान तैयार किया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हल्ला बोल दिया और उस समय की गोला बारूद की ज़रूरत को देखते हुए इन्होंने भानपुर में एक गोला बारूद का कारखाना खोला। इसमें वो दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन दोस्तों वो एक तो काफ़ी लंबे समय तक वो युद्ध काल में व्यस्त रहे। इस कारण से उनका स्वास्थ्य डाउन हो गया और गिरने लगा। उन्होंने कभी भी अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया, केवल और केवल अंग्रेज़ों को कैसे देश से निकाला जाए, यही उनका मुख्य उद्देश्य रहा।
28 अक्टूबर 1811 में सिर्फ 35 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। इस प्रकार से दोस्तों ये एकमात्र ऐसा भारत का राजा था जिसने न केवल अंग्रेजों को हराया बल्कि साथ ही साथ उन लोगों को भी हराया जिन्होंने इसे टाइम टू टाइम पर धोखा दिया। इसलिए इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अकेले अपने दम पर अंग्रेजों को नाको चने चबाए। एकमात्र ऐसा अकेला शासक था जिसके खौफ से अंग्रेज डरते थे। एकमात्र ऐसा शासक था जिसके साथ अंग्रेज हर हाल में शर्त करना चाहते थे। उस दौर में भी जब सभी राजा अंग्रेजों के गुलाम बनते जा रहे थे और आप समझ सकते हैं कि कितनी बार इन्हें अपने ही लोगों ने धोखा दिया, जो इनके साथी थे, जो इनके पूर्वजों के साथ 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 लड़े थे। जंग के मैदान में सिंधियाओं ने, पेशवाओं ने, सिखों ने, सभी ने इसका साथ छोड़ दिया, लेकिन ये योद्धा अकेला भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम समय तक लड़ता रहा और वीरगति को प्राप्त हुआ। हालांकि इनके बाद भी होलकर साम्राज्य में कई योग्य शासक आए, लेकिन इनके जैसा कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि भारत के गडरियों के इतिहास में यशवंतराव होलकर अंतिम शक्तिशाली शासक था। अब अंतिम में दोस्तों हम चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। हमारे इस चैनल पर आपको गडरिया, गुज्जर, पठान, पश्तून, वाइकिंग्स इन सभी की इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी।